नमस्कार साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के थर्ड सेशन के अंदर आज आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं उनका एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ, फिर अपन एक एक करके उन सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर जो अपन देखने वाले हैं वो है जिसकी वजह से अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये चैप्टर? क्योंकि किसी ने तो इसको डेवलप किया होगा ना, तो उसी के नाम पे ग्रेगर जॉन मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में अपन कुछ बातें पढ़ेंगे। तो पहला पोर्शन रहेगा अपने ग्रेगर जॉन और मेंडल के बारे में। इनके बारे में पढ़ने के बाद में सेकंड जो अपना पोर्शन रहेगा वो इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक प्लांट के ऊपर किया था जिसका नाम था पी प्लांट। तो उन्होंने दुनिया भर के अंदर प्लांट तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया उसके बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा, कि वाई ही चूज पी प्लांट। यानी आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाई ही चूज पी प्लांट। इसके बाद में फर्दर वी कैन डिस्कस ऑन होमोजाइगस। फोर्थ पे अपन बात करेंगे हेटेरोजाइगस। पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर, फिर वाई ही चूज पी प्लांट। थर्ड पे अपन बात करेंगे होमोजाइगस कैरेक्टर्स वगैरह, ये क्या चीज होती है। हेटेरोजाइगस है वो क्या होता है। और फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे फिनोटाइप रेशियो, फिर पढ़ेंगे जीनोटाइप रेशियो, और फिर देखने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और अगर टाइम रहेगा तो फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देख लेंगे। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, व्हाई ही चूज पी प्लांट। थर्ड है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो इसके टाइप है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये सब एक एक करके अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अब आज की क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखते जाइए एक एक, और साथ साथ में लिखते भी जाना है। सबसे पहले देखो ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं जिसकी वजह से अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स का फादर इन्हीं को कहा जाता है। तो क्या ऐसी बात थी, अब दुनिया के अंदर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं। तो सारी चार पांच बातें इसके अंदर अपन लिखने वाले हैं। पहली बात तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि लाइफ, यानी इनकी लाइफ के बारे में। अब ये बोर्ड भी थोड़ा तो ज्यादा ही नखरे करता है। सबसे पहले लाइफ के बारे में पढ़ने वाले। लाइफ तो ये मासे हैं वो 1822 के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए, 1822 के अंदर, और 1884 के अंदर इस भूलोक को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। यानी कम से कम 61 ईयर इन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 61 ईयर, 61 यहाँ पर और स्पेंड करते हैं ये।
जन्म तो 1822 को और इनकी डेथ होती है 1884 को। 61 ईयर यहाँ पे सरवाइव करते हैं। इस दौरान इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड पॉइंट पर लिखने वाले एक्सपेरिमेंट। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट करने में प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसके ऊपर ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। पहले की दो बातें देखो, लाइफ के अंदर अपन क्या देखी, 1822 को जन्म होता है, 1884 को डेथ होती है, 61 ईयर इस पृथ्वी पे रह के जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन के अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कब से कब तक करते हैं। एक्सपेरिमेंट 1856 से लेके 1863 तक, यानी 7 ईयर अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक्सपेरिमेंट करने पे। क्या करने में? एक्सपेरिमेंट करने पे। 1856 से लेके 1863 यानी 7 ईयर। फिर प्लांट, यानी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट को चूज किया? तो वैसे तो बहुत सारे प्लांटों पे इन्होंने स्टडी की थी, लेकिन मेनली जो प्लांट देखने में आता है वो है गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट। तो हम थर्ड बार लिखने वाले हैं गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट। इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। पाइसम पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाई, ये पूरा एक बार मिटाते हैं, देखो गलत हो गया। पाइसम सेटाइवम। तो ये हो गई अपनी तीसरी बात। पहले देखो लाइफ के बारे में देखा, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर जो प्लांट चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपन देखने वाले हैं कि कौन सा प्लांट है वो अपन चूज कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर आ जाएगा गार्डन पी प्लांट उन्होंने चूज किया। और इसी प्लांट का, ये जो प्लांट था इसी का साइंटिफिक जो नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। तो ये यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कब से कब तक की तो लाइफ साइकिल रहेगी, कब से लेके कब तक की तो लाइफ साइकिल रही। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, प्लांट कौन सा चूज किया, और फिर इसके बाद में चौथी जो बात अपन देखने वाले हैं कि इनका क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट यानी ऐसा करने के बाद में, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने क्या अचीव किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने 3 जो रूल है या फिर लॉ है वो डिफाइन किए। यानी हम लिख सकते हैं गिव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। गिव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये रूल क्या है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तो लाइफ बता दिया, एक्सपेरिमेंट बता दिया, प्लांट बता दिया, और चौथी बात है अचीवमेंट। इन्होंने क्या अचीवमेंट किया, तो गिव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पांचवी बात अपन इनके बारे में लिख सकते हैं कि इनको किस लिए जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये इनकी उपलब्धि है। तो ये पांचों की पांचों बातें आपको याद होनी चाहिए।
अब नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट पोर्शन है वो पढ़ने वाले हैं। लाइफ कब से कब तक एक्सपेरिमेंट है वो किस पे करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। कब से लेके कब तक का सफर है ये? 1856 से लेके 1863 तक, यानी 7 ईयर उन्होंने एक्सपेरिमेंट है वो किया। फिर थर्ड बातें अपन लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन कौन सा प्लांट है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने चूज किया। तो वो जो प्लांट है उसका नाम है गार्डन पी प्लांट, जिसको अपन बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। फिर चौथी बात इसके अंदर अपन लिखेंगे कि ऐसा करने के बाद इन्होंने क्या अचीव किया। तो इन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ लॉ है वो दिए, 3 लॉ दिए उन्होंने। फिर नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये इनके बारे में 5वीं बात होगी। अब इतनी इनके बारे में काफी है, बाकी अपन कोई इनके पड़ोसी नहीं है कि खोद खोद के बहुत सारी चीजें निकालें, तो मेरे ख्याल से ये काफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े क्या? अब चलो नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। मेंडल हो गया, सेकंड पोर्शन देखो। सेकंड पोर्शन देखो अपना क्या है, व्हाई ही चूज पी प्लांट। अब प्लांट तो और भी हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे प्लांट है ना, जैसे अपने चारों ओर भी अपन बहुत सारे प्लांट देखते हैं, लेकिन इन्होंने ये पी प्लांट ही क्यों चूज किया, ये भी तो एक देखने वाली बात है। भाई बहुत सारे प्लांटों में से जो ये पी प्लांट चूज किया है उसका भी तो कोई रीजन होगा, तो वो देखते हैं अपन की क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पी प्लांट है वो चूज किया। एक तो देखो क्या आता है कि ये जो पी प्लांट होता है इसका जो लाइफ स्पेन होता है, यानी 4 या 4.5 महीने के अंदर अपना रिजल्ट है वो दे देता है। तो इसकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही कम होती है, यानी छोटी लाइफ स्पेन होती है, बहुत जल्दी अपना रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करता है। तो पहली बात पी प्लांट चूज करने के लिए अपन ये लिख सकते हैं कि इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही छोटा है। पहली बात मैं लिख रहा हूं शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी छोटी सी जिंदगी है इसकी, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है, बहुत ही कम टाइम में अपना रिजल्ट है वो देता है, बहुत ही कम टाइम में अपना रिजल्ट है वो दे देता है। सेकंड जो इसके अंदर बात लिख सकते हैं कि एक साथ लॉट्स ऑफ सीड प्रोड्यूस, बहुत सारे सीड है वो एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। लॉट्स ऑफ सीड प्रोड्यूस एट ए टाइम, एट ए टाइम, यानी एक बार में बहुत सारे सीड है वो प्रोड्यूस करता है, इसलिए भी ये बेनिफिट होता है, क्योंकि मतलब और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जितने ज्यादा सीड होंगे हम उतना ही आगे एक्सपेरिमेंट और बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो है शॉर्ट लाइफ स्पेन, सेकंड है लॉट्स ऑफ सीड प्रोड्यूस एट ए टाइम। थर्ड बात देखते हैं इसके अंदर कि वो थर्ड चीज कौन सी है जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया। देखो इसके अंदर दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस, इसलिए भी उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया। तो तीसरी बात लिख सकते हैं बोथ टाइप, बोथ टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, बोथ टाइप फर्टिलाइजेशन आकर, यानी दोनों ही तरह का, बोथ टाइप यानी बोथ के अंदर आ जाएगा सेल्फ, सेल्फ और क्रॉस, ये दोनों ही सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस दोनों ही तरह की फर्टिलाइजेशन है वो इस पी प्लांट के अंदर अपन कर सकते हैं। ये इनके बारे में अपनी चौथी बात होगी। तो पहली बात क्या थी, शॉर्ट लाइफ स्पेन, छोटा सा जीवन है, छोटे से जीवन में ही रिजल्ट दे देता है, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि 10-10 20-20 साल तक वेट कर रहे हैं। फिर सेकंड है लोड्स ऑफ सीड प्रोड्यूस एट ए टाइम, एक बार के अंदर ही बहुत सारे सीड है वो प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर लिख सकते हैं कि बोथ टाइप फर्टिलाइजेशन, सेल्फ और क्रॉस, बोथ टाइप फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर सेल्फ और क्रॉस दोनों ही इसके अंदर होते हैं, दोनों ही इसके अंदर अकर हो सकते हैं। एक फोर्थ बात, ये इजीली
इजीली अवेलेबल भी है, हर कहीं इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। इसकी वजह से भी उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। तो कितनी बातें लिख रहे हैं अपन। पहली बात शॉर्ट लाइफ स्पेन, सेकंड इसके अंदर हमने देखा लॉट्स ऑफ सीड प्रोड्यूस एट ए टाइम, थर्ड अपन इसके अंदर देख रहे हैं कि बोथ टाइप फर्टिलाइजेशन, जिसमें सेल्फ और क्रॉस, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, सेल्फ और क्रॉस, वो दोनों तरह के ही फर्टिलाइजेशन इसमें अकर होते हैं। और चौथी बात इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं वो है इजीली अवेलेबल है, हर कहीं पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए भी उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किए। एक और कोई और रीजन बताओ, एक रीजन आप बताओ कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, सोच के बताओ, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया। तो एक रीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पहला रीजन शॉर्ट लाइफ स्पेन, 4 या हाफ मंथ के अंदर अपना रिजल्ट दे देता है। लॉट्स ऑफ सीड प्रोड्यूस एट ए टाइम, बोथ टाइप फर्टिलाइजेशन, जिसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों आगे वो भी इसके अंदर होता है, और इजीली अवेलेबल है, हर कहीं पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक और रीजन है वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अब ये नोट डाउन करो, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पोर्शन पे अपन चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपना रहेगा इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस क्या होता है, देखो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो कुछ चीजें बताई थी, जैसे एलील वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ट्रेट वगैरह, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो होमोजाइगस का मतलब क्या है, सेम, एक जैसा, सेम या फिर एक जैसा। होमोजाइगस का मतलब है जब भी किसी कैरेक्टर के या फिर ट्रेट के, जब भी किसी कैरेक्टर या फिर ट्रेट के दोनों ही एलील सेम हो, जब भी किसी कैरेक्टर के या फिर किसी ट्रेट के दोनों ही एलील सेम हो, उसको अपन बोलेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। जब भी किसी कैरेक्टर्स के, जब भी किसी कैरेक्टर के दोनों एलील या फिर जब भी किसी ट्रेट के दोनों एलील सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको अपन कहेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। तो इसके बारे में लिखते हैं अपन, क्या लिखें, जो बताया वही लिखने वाले हैं। when both allele of a trait, when both allele of a trait, अगर उधर से दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, ये मैं यहां से काट देता हूं। when both allele of a, यहां पे लिख देंगे ट्रेट, ट्रेट आर सेम, अगर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दोनों ही एलील सेम हो, उसे अपन बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। तो व्हेन बोथ एलील ऑफ ए ट्रेट्स आर सेम, देन इट इज known as homozygous, homozygous condition। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं। मान लो हमारे पास एक प्लांट है और प्लांट की हाइट देखते हैं, हाइट ऑफ ए प्लांट। देखो मैंने क्या बोला है, हम एक प्लांट ले रहे हैं, उस प्लांट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने चूज किया, वो है हाइट ऑफ द प्लांट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस हाइट ऑफ द प्लांट के अंदर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन रही है, या तो टी टी ये कंडीशन बन रही है, या फिर दोनों ही स्मॉल हो, या तो दोनों ही कैपिटल हो, या दोनों ही सेम हो। ये वाली कंडीशन नहीं आएगी जिसमें अगर एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तो ये वाली कंडीशन तो आनी नहीं है, ये तो नहीं लिखनी है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, व्हेन बोथ एलील ऑफ ए ट्रेट्स आर सेम, दोनों ही एलील सेम हो। अगर किसी भी ट्रेट के दोनों ही एलील, अब देखो यहाँ पे सेम नहीं है, ये कैपिटल है
कैपिटल टी का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है प्योर और टोल। प्योर टोल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्योर टोल, टोल है लेकिन कैसा टोल है? ये प्योर टोल। और ये है प्योर सोर्ट, या फिर इसको आप लिख सकते हो प्योर सोर्ट की जगह पे प्योर ड्वार्फ, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये दोनों तो देखो प्योर है क्योंकि मतलब दोनों ही एलील सेम है, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, या फिर ये स्मॉल ये भी स्मॉल, लेकिन इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, इसलिए ये होमोजाइगस के अंदर नहीं आने वाला। ये किस नहीं आया, मैंने इसके अंदर ये लगा दिया कि भाई ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, प्योर टोल और प्योर सोट या फिर प्योर ड्वार्फ। जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के दोनों एलील सेम हो तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखने वाले हैं, होमोजाइगस वाली कंडीशन के अंदर। समझ गए? अब इसको जल्दी से जल्दी और नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब होमोजाइगस हो गया, अब देखो हेट्रोजाइगस। ये उससे जरा थोड़ा सा उल्टा है, जैसे वो था ना उससे जस्ट अपोजिट है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? अब उसमें था कि दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जब भी किसी ट्रेट के या फिर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दोनों ही एलील सेम हो, जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के दोनों ही एलील सेम हो तो उसे अपन बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब भी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के दोनों ही एलील सेम हो उसको अपन बोलने वाले हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो वो बातें अपन लिखने वाले हैं कि वेन वेन पेन का कलर कैसे चेंज हो गया? वेन बोथ एलील of A, when both allele of a traits are not same, यहां पर नोट आने वाला, ये वाली बात पे ध्यान देना है। when both allele of a traits are not same then it is known as, फिर इसको अपन बोलने वाले हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, नॉन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। यानी जब भी किसी ट्रेट के, जब भी किसी एलील है वो डिफरेंट आ रहे हैं किसी भी ट्रेट के, तो अपन उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल देखते हैं, वही थोड़ी देर पहले वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या लेने वाले हैं? प्लांट की हाइट। प्लांट हाइट, अब प्लांट की हाइट के अंदर हमारे पास अलग अलग वेराइटी है, लेकिन अगर मान लो मैंने लिख दिया कि एक तो टोल है और एक स्मॉल है, एक टोल है और एक स्मॉल है, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये इसका राइट एग्जाम्पल है ना। अब ये वैसे है तो टोल प्लांट है ये, लेकिन इम्प्योर है, इम्प्योर टोल है, इम्प्योर है ये, क्योंकि इसमें दोनों ही एलील है वो डिफरेंट है। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। ये टोलनेस का एलील है, ये वाला है वो शॉर्टनेस का एलील है या फिर ड्वार्फ का एलील है। दोनों मिलके हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है वो फॉर्म करते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको हेट्रोजाइगस। अब बताओ इसके अंदर अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक की क्लास के अंदर होमोजाइगस पीछे पड़ा था, ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों एलील वो डिफरेंट होंगे। नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में आगे पढ़ने वाले हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। एक है होमोजाइगस, एक है हेट्रोजाइगस। एक अपन ने मेंडल के बारे में देखा, एक अपन पढ़ रहे थे कि क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया। अभी तक ये चार ही चीजें अपन ने पढ़ी है। तो अब देखने वाले हैं इससे आगे।
करेंगे शुरुआत आगे। ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है देखते हैं। हाँ, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो। अब ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ट्रेट, ये क्या होता है? देखो, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो F1PD के अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेंडल, तो उन्होंने ये रिजल्ट देखा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं, है ना, डोमिनेंट रहते हैं, उन्हीं को उन्होंने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपना इफेक्ट है या एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन के अंदर, उन्हीं को हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, आइए देखें। तो लिखने वाले हैं द कैरेक्टर which represent, the character which express, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं किस में, द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन F1 प्रोजेनी, F1 इन F1 प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है पीढ़ी। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो F1 प्रोजेनी के अंदर अगर रिप्रेजेंट होते हैं उनको अपन कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और बात इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ये बोथ कंडीशन के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। बोथ कंडीशन कौन सी, दोनों कंडीशन कौन सी, एक तो वो होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर अपना प्रभाव है वो दिखाने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इट सो इन बोथ, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर, इट सो इन बोथ कंडीशन, आइदर, दोनों ही कंडीशन, इधर या फिर आइदर होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये अपना प्रभाव है वो दिखाने वाला है। डोमिनेंट कैरेक्टर को देखो दोबारा डिफाइन करते हैं, क्या होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो दोनों ही इस स्थिति के अंदर कैसी भी कंडीशन हो, चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर अपना प्रभाव है वो दिखाता है, इसलिए इसको कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। या फिर इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो F1 जनरेशन के अंदर शो ऑफ करता है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो F1 जनरेशन के अंदर या F1 प्रोजेनी के अंदर अपना जो प्रभाव है वो दिखाता है, उसको अपन कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, या फिर क्या क्या बोलने वाले हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, चलो इसके अंदर थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बोर्ड का फायदा उठाते हैं। जैसे मान लो प्लांट की हाइट वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, प्लांट हाइट। अब देखो किसी प्लांट के हाइट के अंदर अगर अपन डिफरेंट कंडीशन देखें उनकी कि क्या क्या शो ऑफ करता है, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है टी टी, या कंडीशन हो सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे भी इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है प्योर टॉल और ये है इम्प्योर टॉल, यानी ऊपर वाला तो प्योर टॉल है, ये इम्प्योर टॉल। लेकिन मेन बात ये है, देखो ये दोनों ही बार टोल का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसीलिए प्लांट की हाइट में, प्लांट, या फिर मैं एक और स्लाइड ले रहा हूं, इसीलिए प्लांट की हाइट है, प्लांट की हाइट के अंदर दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अगर प्लांट की हाइट है वो एक ट्रेट है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके इसमें दो वैरायटी कौन कौन सी थी, एक तो डोमिनेंट देखा था अपन ने, डोमिनेंट कैरेक्टर,
तो डोमिनेंट और एक था रेसेसिव कैरेक्टर, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। डोमिनेंट के अंदर था टोल, डोमिनेंट के अंदर टोल है वो कैरेक्टर था, और रेसेसिव के अंदर क्या आ जाएगा, ड्वार्फ, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं शॉर्ट। क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर टोल है, वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। डोमिनेंट था टोल, वही निकल के आ रहा है दोनों ही कंडीशन के अंदर। ये है होमोजाइगस कंडीशन और ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब हम लगा भी देते हैं यहाँ पे, ये तो है ये वाली कंडीशन और ये है ये वाली कंडीशन। दोनों ही कंडीशन के अंदर टोल वाला करेक्टर ही निकल गया था। हमने कहीं नहीं लिखा यहाँ पे शॉर्ट, कहीं भी नहीं लिखा शॉर्ट। तो देखो एक बार वापस रिवीजन करवाता हूँ। डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, एक ऐसा करेक्टर जो F1 जनरेशन के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है। कौन सी जनरेशन में रिप्रेजेंट होता है, F1 जनरेशन के अंदर। कौन सी में, F1 जनरेशन के अंदर। फिर ये अपना दोनों ही कंडीशन के अंदर अपना रिजल्ट है वो दिखाता है, वेदर इट वाज होमोजाइगस कंडीशन या फिर इट वाज हेट्रोजाइगस कंडीशन। दोनों ही कंडीशन के अंदर अपना इफेक्ट है वो दिखाता है। तो ये वाली पोर्शन या ये वाली स्लाइड भी है ना आपको नोट डाउन करनी है। चलो अब नेक्स्ट पोर्शन पे आगे देखते हैं अपने को क्या पढ़ने वाले हैं अपन। डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट के बाद में रेसेसिव ट्रेट देख लो। डोमिनेंट के बाद में रेसेसिव ट्रेट। अब ये रेसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट का जस्ट अपोजिट है। उसके बारे में हमने लिखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर रिप्रेजेंट होता है वो तो था डोमिनेंट वाला। रेसेसिव के अंदर क्या लिखेंगे, वो किसी भी ट्रेट कैरेक्टर का वो ट्रेट जो F1 जनरेशन के अंदर अपना इफेक्ट है वो नहीं दिखा पाता, अपना इफेक्ट है वो नहीं दिखा पाएगा, तो उसी को अपन बोलेंगे रेसेसिव ट्रेट। कोई भी कैरेक्टर जो अपना इफेक्ट F1 जनरेशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उसी को अपन कहेंगे रेसेसिव ट्रेट, उसी को अपन कहेंगे रेसेसिव ट्रेट। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, ये रेसेसिव जो ट्रेट होता है वो अपना इफेक्ट केवल होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो करता है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो करता है। तो ये दो बातें हैं वो आपको इसके बारे में लिखनी है। तो चलो अपन लिख लेते हैं। पहली बात क्या लिखने वाले हैं, तो the traits which does not express in F1 generation, the traits which does not express in F1 generation known as recessive trait, known as recessive traits, यानी ऐसे ट्रेड्स जो अपना प्रभाव F1 जनरेशन के अंदर शो नहीं कर पाते, या फिर यहाँ पे F1 जनरेशन की जगह पे यहाँ पे आप लोग प्रोजेनी भी लिख सकते हो, PROGENY ये भी लिख सकते हो। तो द ट्रेड्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन F1 प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन नोन एज रेसेसिव ट्रेट। पहली बात तो ये है। और ओनली या फिर नेक्स्ट बात इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि ये सिर्फ एक्सप्रेस ओनली अपना जो प्रभाव है वो कब दिखाते हैं, ओनली होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, केवल होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही अपना इफेक्ट है वो शो कर पाते हैं। तो एक्सप्रेस ओनली होमोजाइगस कंडीशन, ये इसके बारे में दूसरी बात है वो अपन ने देख ली। पहली बात क्या थी, रेसेसिव ट्रेट के बारे में पहली बात तो लिखने वाले हैं द ट्रेट विच डज नॉट
द ट्रेट विच डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन नोन एज रिसेसिव ट्रेट, और एक्सप्रेस या फिर ओनली रिप्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, हमें पता है कि प्लांट की जो हाइट होती है, प्लांट हाइट के अंदर रेसेसिव ट्रेट क्या है, या फिर रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव है शॉर्ट, और उसको टी से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट यानी टी। अब अगर टी टी कैपिटल लिखा हुआ, कैपिटल नहीं लिखा हुआ है सॉरी, दोनों ही स्मॉल हैं, तो हम इसको क्या पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट प्लांट यानी ये जो शॉर्ट नाम आया वो तभी आ सकता है जब दोनों ही ये सेम हो। अगर दोनों में से एक भी बड़ा हो गया, सपोज अगर ये कंडीशन हो गई, ऐसा हो गया, तो फिर हम इसको बोलेंगे टॉल प्लांट है ये, और वो भी कैसा, इम्प्योर, इम्प्योर टॉल है ये कैसा टॉल है, इम्प्योर टॉल। तो ये वाली कंडीशन इसके अंदर अप्लाई नहीं होती, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, केवल इस कंडीशन के अंदर ही अपना प्रभाव अब देख पाते हैं। तो दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने का मतलब होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही अपना जो रिजल्ट है वो शो ऑफ कर पाते हैं। और एक बात हमने इसके बारे में ये लिख दी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो F1 जनरेशन के अंदर ही प्रकट होते हैं उसी को अपन कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। अब ये फटाफट कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ने वाले। चलिए 6 नंबर की स्लाइड होगी, 7 पे देखते हैं क्या है। 7 पे है फिनोटाइप रेशियो। अब ये फिनोटाइप रेशियो क्या है, देखो जब भी अपन, क्या हो गया इस बोर्ड के, यस, देखो फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, कोई बात नहीं ये तो करता रहेगा ऐसे। आप ये देखो फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, देखो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनका जो रिजल्ट है वो उन्होंने अलग अलग फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया था, उसमें से एक फॉर्म है फिनोटाइप रेशियो। अगर मान लो कभी भी कोई रिजल्ट है वो अगर आप देख रहे हो तो बाहर से, सिर्फ बाहर से देख रहे हो, या फिर फिजिकल अपीयरेंस ही देख रहे हो, या एक्सटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे हो, तो उसको बोला जाता है फिनोटाइप रेशियो। अगर कोई भी आपको रिजल्ट शो हो रहा, उस रिजल्ट के अंदर सिर्फ आप मोटा मोटा बाहर से देख रहे हैं उसको, या फिर एक्सटीरियर थिंग ही देख रहे हैं, या फिर फिजिकल अपीयरेंस ही देख रहे हैं कि कैसा दिखता है, छोटा या फिर बड़ा, तो उसी को अपन बोलेंगे फिनोटाइप रेशियो। फिजिकल अपीयरेंस को ही अपन बोलने वाले हैं फिनोटाइप रेशियो। तो लिखते हैं एक एक करके। फिनोटाइप रेशियो के बारे में पहली बात लिख सकते हैं, फिनोटाइप रेशियो ओनली लुक, केवल देखते हैं क्या, ओनली लुक फिजिकल अपीयरेंस, केवल फिजिकल अपीयरेंस ही देखते हैं। या फिर दूसरी बात इसके अंदर लिख सकते हैं, सो ओनली एक्सटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ओनली एक्सटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स ही अगर अपन देख पाते हैं तो उसको कहेंगे अपन फिनोटाइप रेशियो। उसको अपन क्या कहेंगे, फिनोटाइप रेशियो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो मैंने ऐसा लिख रहा है, हमने एक कोई प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर दोनों ही स्मॉल टी, ऐसा रिजल्ट आ रहा। मान लो हमारे पास ये 3 रिजल्ट आ गए, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये 3 रिजल्ट आ गए। मैंने पूछा कि इसको आप क्या बोलने वाले हो, अगर किसी भी ट्रेट के दोनों ही एलील कैपिटल टी है तो उसको क्या बोलोगे, आपने कहा सर इसको बोलेंगे प्योर टॉल। मैंने कहा ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले इस पोर्शन को आप क्या पढ़ने वाले हैं,
कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या पढ़ोगे कि आप बोलोगे कि ये भी सर टॉल ही है लेकिन ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो मैंने लिख दिया इम्प्योर टॉल। ठीक है, इस वाली कंडीशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, अब देखो दोनों ही शॉर्ट वाले या रिसेसिव ट्रेट हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे प्योर प्योर शॉर्ट, या फिर ड्वार्फ भी लिख सकते हो, प्योर शॉर्ट प्लांट या फिर प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब मैंने ये कहा, अब इसका रेशियो अपन बनाने वाले हैं, तो फिनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा मैंने ये कहा, आपने जो आपके पास जो ये 3 रिजल्ट हैं उसमें मैंने सिर्फ आपको 2 ही बात पूछी, मैंने कहा टोल कितने हैं, आपने कहा सर टोल इसके अंदर कैसे बताने हैं, प्योर या इम्प्योर, मैंने कहा नहीं बस प्योर इम्प्योर नहीं, बस आपको ये बताने हैं टोल कितने हैं, तो आपने कहा सर ये भी टोल है ये भी टोल, यानी 2 टोल है, तो हम इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं 2 टोल। ठीक है, फिर मैंने कहा ड्वार्फ प्लांट कितने या फिर शॉर्ट प्लांट कितने, आपने कहा सर एक प्लांट है ना वो ड्वार्फ है, तो यहाँ पर ये फिनोटाइप रेशियो है वो आने वाला है इसका अपने पास 2:1। 2:1 इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ दिस कंडीशन, समझ गए। तो क्या लिख सकते हो फिनोटाइप के अंदर आप, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस या फिर एक्सटीरियर पार्ट के अंदर किसी भी चीज को देखने पे क्या क्या दिखाई देता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया अपनी ओर से जिसमें हमारे पास ये 3 रिजल्ट है, ये प्योर टोल है, इम्प्योर टोल है और ये है शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, इसका फिनोटाइप रेशियो 2:1 आने वाला है 2:1, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि टोल कितने हैं, आपने कहा 1 2 यानी 2 तो टोल है, फिर मैंने आपसे ये कहा इसके अंदर ड्वार्फ कितना, आपने कहा सर ये नीचे वाला एक ही कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर ड्वार्फ मिल रहा है, तो हमारा जो रेशियो वो क्या बनने वाला है 2:1, 2:1 ये फिनोटाइप रेशियो आ गया, नोट डाउन करो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये 7 नंबर की स्लाइड है, ठीक है, अब देखेंगे 8 वाली, वो फिनोटाइप है तो आगे वाली जीनोटाइप होगी, ये लो ये जीनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या हो गया इसके वापस, ये क्या रेशियो है, ये क्या बता रहा है जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी, या फिर जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। जीनोटाइप का मतलब है किसी भी ट्रेट के अंदर, किसी भी ट्रेट के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है ना उसी को अपन कहेंगे जीनोटाइप रेशियो, और इसमें इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है। ये 2 बातें लिखनी है, पहली बात तो कौन सी जेनेटिक मेकअप कैसा है, और सेकंड बात इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। पहले वाला भी लिख सकते हो ओनली कि जेनेटिक मेकअप को रिप्रेजेंट करने वाले रेशियो को अपन जीनोटाइप रेशियो कहते हैं, तो एक एक करके दोनों बातें हैं वो लिखने वाले हैं। पहली बात तो क्या लिख सकते हैं कि जीनोटाइप रेशियो का मतलब है जेनेटिक मेकअप, ये कैसा है। सेकंड इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, पहला जेनेटिक मेकअप, सेकंड लिख सकते हैं इंटीरियर 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 कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मान लो कोई रेशियो निकाल रहे हैं उसी को अपन कहेंगे जीनोटाइप रेशियो। वही एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखने वाले हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल में प्लांट हाइट के अंदर मैंने ऐसा लिख दिया, ये दोनों ही कैपिटल टी, सेकंड वाले के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मैंने लिख दिया ये वाला पोर्शन। मैंने आपसे पूछा कि इस प्लांट को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे, आपने कहा सर इसको लिखेंगे प्योर और टॉल है। ओके, दिस वन दिस इज रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योर टॉल, ये इम्प्योर टॉल है।
इस वाले को लिख सकते हैं प्योर सॉर्ट, वो वाला सॉर्ट नहीं जो आप देखते हो, प्योर सॉर्ट। स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी प्योर सॉर्ट, या फिर ये तो मैं साथ में लिखूंगा इसके ड्वार्फ। अब इसका जेनेटिक रेशियो देखते हैं, जेनेटिक रेशियो। मैंने कहा जेनेटिक रेशियो नहीं, जीनोटाइप, सॉरी। यहाँ पे देखो मैं वापस मिटा रहा हूं। कैपिटल टी प्योर टोल, कैपिटल टी स्मॉल टी इम्प्योर टोल, और टोल यानी प्योर सॉर्ट या फिर ड्वार्फ। मैंने पूछा अब इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो जब मैंने आपसे पूछा तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या बनने वाला, मैंने कहा प्योर टोल कितने हैं, आपने कहा सर 1 है, ओके। मैंने कहा इम्प्योर टोल कितने, आपने कहा सर 1 है, ओके। और प्योर ड्वार्फ कितने हैं, वो भी 1 ही। तो ये हो गया हमारा 1:1:1। ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अंदर जीनोटाइप रेशियो आ जाएगा। मतलब जीनोटाइप के अंदर आप ये देखो, टोल है, मानता हूं ये दोनों ही टोल है, लेकिन प्योर टोल कितने हैं, एक कंडीशन, ओनली वन कंडीशन डिनोट प्योर टोल प्लांट। सेकंड, इम्प्योर टोल को भी सिर्फ एक ही कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है, और प्योर सॉर्ट या ड्वार्फ प्लांट को भी सिर्फ एक ही कंडीशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इनका रेशियो आ जाएगा 1:1:1। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मटेरियल और इंटीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना ही। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, उसका जीनोटाइप रेशियो अपन ने निकाल लिया 1:1:1। ये रिजल्ट है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर ये 8 वाली स्लाइड है, तो ये 9 वाली स्लाइड। हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है ये बताओ। देखो, जब भी क्रॉस करवाया जाता है कोई भी दो नियर स्पीसीज के बिटवीन, अगर मान लो कभी भी क्रॉस करवाया जा रहा है, जैसे लेगुमिनस प्लांट के अंदर अलग अलग प्लांट आते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, या फिर अपन ने देखा होगा म्यूल देखा ना आप लोगों ने, है ना, या फिर जेब्रा देखा, जेब्रा देखा है ना। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हॉर्स और डोंकी दोनों का क्रॉस करवाते हैं। तो हॉर्स और डोंकी दोनों क्या हैं, ये है नियर स्पीसीज, निकट प्रजाति हैं, तो दोनों ही निकट प्रजाति हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी यही लिखने वाले हैं कि जब भी क्रॉस करवाया जाता है, जब भी क्रॉस बिटवीन टू नियर स्पीसीज, क्रॉस बिटवीन टू नियर स्पीसीज कैन बी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस बिटवीन टू नियर स्पीसीज कैन बी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। दो निकट प्रजातियों का आपस के अंदर अगर क्रॉस करवाया जा रहा है उसी को ही अपन कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं कि क्रॉस बिटवीन टू नियर स्पीसीज, जब भी क्रॉस करवाया जाता है दो नियर स्पीसीज के बीच में उसी को अपन कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? अब इसके टाइप देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कितने हैं। तो दो तरह के इस वाले चैप्टर के अंदर, एक तो जैसे मोनोहाइब्रिड, वैसे कोई टाइप वाइप नहीं है, मोनोहाइब्रिड, बस ये पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया, वैसे ठीक है ना, कि पढ़ने में आसानी रहेगी। मोनोहाइब्रिड या फिर एक है डाई हाइब्रिड। देखो, जब भी हाइब्रिड क्रॉस करवाया जा रहा है उसमें पहला नाम तो आ रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
और सेकंड नाम आ रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर मान लो कभी भी क्रॉस करवाया जाए उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जा रही है या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके और क्रॉस करवाया जा रहा है उसको तो बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। और अगर मान लो दो कैरेक्टर को एक साथ लेके और क्रॉस करवाया जा रहा है उसको अपन पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। समझ गए? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस बिटवीन ओनली टेक वन कैरेक्टर एट ए टाइम और व्हेन क्रॉस टेक टू कैरेक्टर एट ए टाइम, दो कैरेक्टरों को साथ में लेके क्रॉस करवाया जाता है उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? चूज वन कैरेक्टर एट ए टाइम। केवल एक कैरेक्टर को एक साथ चूज किया जा रहा है, केवल एक कैरेक्टर को एक साथ चूज किया जा रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या लिख सकते हैं? चूज टू कैरेक्टर एट ए टाइम। एक साथ दो कैरेक्टर्स की स्टडी करना, एक साथ दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवाना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और मोनोहाइब्रिड का मतलब है चूज वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक साथ एक ही कैरेक्टर को चूज करना ही क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो कहलाता है। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा है क्रॉस बिटवीन टू नियर स्पीसीज कैन बी कॉल्ड डाई हाइब्रिड, या सॉरी, क्रॉस बिटवीन टू नियर स्पीसीज कैन बी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसकी टाइप के अंदर अपन ने देखा। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जो शायद मेरे ख्याल से आज का अपना नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है। वो देखता हूं मैं कोई स्लाइड है क्या। मोनोहाइब्रिड, हाँ ये देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं टेक वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले एक लाइन है ना वो इसके अंदर लिखेंगे, फिर इसके आगे जितना भी पोर्शन है वो अपन करने वाले हैं। तो पहले क्या लिख दें? टेक वन कैरेक्टर, टेक वन कैरेक्टर एट ए टाइम, टेक वन कैरेक्टर या स्टडी वन कैरेक्टर एट ए टाइम is called monohybrid क्रॉस। एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी करना क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो इसके एग्जांपल अपन देखते हैं, एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। हमने देखो जब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो सिलेक्ट किए थे ना, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब सिलेक्ट किया था तो उसमें प्लांट की हाइट को एक कैरेक्टर का नाम था प्लांट हाइट, प्लांट और हाइट। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब प्लांट हाइट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे? दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो था डोमिनेंट, आपने कहा ठीक है, एक तो था डोमिनेंट का। अब मेरे को यहां से दिख नहीं रहा इसलिए मैंने ये लगाया, वो सही है गलत है मुझे नहीं पता। एक तो है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो प्लांट हाइट के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या था? उसको हमने बोला था टोल, टोल। ठीक है, प्लांट हाइट के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था टोल, और जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो था शॉर्ट, या फिर इसको बोल दो ड्वार्फ, ड्वार्फ या फिर शॉर्ट बोलो। अब देखो टोल को अपन कैपिटल टी के द्वारा डिनोट करते हैं। अब एक टी नहीं लिखेंगे भाई, टोल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, लेकिन टी के साथ एक और टी आता है, क्योंकि फिर गेमेट फॉर्मेशन भी तो करना है अपने को।
इसलिए हम इनको पेयर की फॉर्म में लेते हैं हमेशा। वैसे आप बोलोगे सर ये 2 बार टी क्यों लिया, 1 बार टी से क्यों फर्क? 2 बार इसलिए लिया है क्योंकि अपने को पेयर भी तो बनानी है, पेयर की फॉर्म में लेंगे अपन, और फिर इनकी गेमेट फॉर्मेशन करने में भी तो आसानी रहेगी, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिया जाता है ताकि आगे पेयर बनाने, सॉरी पेयर तो यह है ही, गेमेट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और शॉर्ट वाले के अंदर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। अब इनके अंदर क्रॉस करवाएंगे अपन, इनके अंदर क्या करवाने वाले हैं, क्रॉस करवाने वाले हैं। टेक वन कैरेक्टर एट ए टाइम, प्लांट की हाइट है वो एक कैरेक्टर लिया अपन ने, एक कैरेक्टर चूज कर लिया जिसमें टोल के लिए कैपिटल टी और शॉर्ट के लिए स्मॉल टी। अब देखो इसके अंदर अपन क्रॉस करवाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैंने तो लिख दिया यहाँ पर टोल, टोल के लिए कैपिटल टी राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, और ड्वार्फ के अंदर अपन लिख देंगे स्मॉल टी, और ये इनके पेयर की फॉर्म में मैंने गेमेट लिख दिए हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर ठीक है, ओके। ऐसा करने के बाद अब देखो बीच में ऐसा साइन लगाएंगे, इसका मतलब क्रॉस करवा रहे हैं इन दोनों के बीच में। सबसे पहले गेमेट फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गेमेट। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, गेमेट कैसे बनेंगी, इससे एक टी तो यहाँ पे चला जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये दोनों टी एक बार टी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार टी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ठीक वैसे ही गेमेट फॉर्मेशन के अंदर ये दोनों स्मॉल टी अलग अलग या डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, एक बार स्मॉल टी एक बार स्मॉल टी यहाँ पे। अब हम करवाने वाले हैं क्रॉस, सपोज ये कैपिटल टी है, उसने क्रॉस किया इस स्मॉल टी के साथ, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा रिजल्ट आ गया, समझ गए। सेकेंडली यही अगर क्रॉस कर रहा है इसके साथ, तो हमारा रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया सेकेंड वाला। अब इस टी के पास भी तो ऑप्शन है, ये भी तो दोनों के साथ क्रॉस कर सकता है, तो अगर इसने इसके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट आने वाला है, और इसने अगर इसके साथ क्रॉस किया तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला, ओके, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी थोड़ी देर पहले बताया था, इस प्लांट को क्या बोलेंगे, टॉल, इस वाले प्लांट को ही क्या बोलेंगे, टॉल, इस वाले प्लांट को क्या बोलेंगे, ये भी टॉल ही है, और ये वाला प्लांट है ये भी टॉल ही है, क्योंकि देखो टॉल वाला करेक्टर है ना वो डोमिनेंट करेक्टर है। ये जो रिजल्ट आए हैं इसको बोलते हैं F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। दोबारा देखो, टॉल शॉर्ट दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, सबसे पहले पेयर फॉर्म में हमने गेमेट ले लिए, गेमेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर आपस में क्रॉस करवाया, तो हमारे पास ये 4 रिजल्ट आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों के अंदर ही जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉल, इसीलिए तो थोड़ी देर पहले मैंने डोमिनेंट वाले के अंदर क्या लिखा था, ये हमारा F1 प्रोजेनी यानी प्रथम पीढ़ी है, इसके अंदर सारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं, उन सब के अंदर ये टॉल वाला जो करेक्टर है ना वो ही शो ऑफ कर रहा है, बाकी शॉर्ट वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा, किसी भी प्लांट का रिजल्ट है वो शॉर्ट नहीं आया हमारा। तो F1 पीडी के अंदर जो करेक्टरिस्टिक शो करते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर, समझ गए। फिर इससे अब आगे क्रॉस करवाएंगे, ये तो था F1 जनरेशन, आगे वाला है F2 जनरेशन, तो मैंने यहाँ पे तो लिख दिया F1 जनरेशन, ये तो था F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी, मैंने वो लास्ट में लिखा था, वो भी एक ही बात है। ये है गेमेट। अब देखते हैं F2 जनरेशन,
पहले कोई खाली स्लाइड होगी वो ले लेते हैं। देखो ये स्लाइड ले लो। सेकंड देखते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलने वाले हैं? जो हमने F1 के अंदर जो हमारा रिजल्ट है उन्हीं के बीच में करवाएंगे क्रॉस। तो एक तो रिजल्ट हम ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t ये, और दूसरा रिजल्ट भी यही लेना पड़ेगा क्योंकि सारे रिजल्ट यही आने वाले थे, सारे रिजल्ट हमारे पास यही आए थे। इन दोनों के बीच में हम करवा रहे हैं क्रॉस। पहला रिजल्ट कैपिटल T स्मॉल t दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। सबसे पहला काम वही गेमेट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे गेमेट फॉर्मेशन। पहला गेमेट है कैपिटल T, इस वाले के अंदर स्मॉल t। इसमें भी गेमेट फॉर्म करेंगे तो एक कैपिटल T यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्मॉल t इधर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने वाले हैं, तो इसका रिजल्ट आया कैपिटल T, राइट। ठीक है, इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, मतलब पहले वाले के दोनों के साथ, तो इसका रिजल्ट आएगा कैपिटल T और स्मॉल t। ये देखो इस वाले का क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, तो रिजल्ट आएगा कैपिटल T स्मॉल t, और ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ तो रिजल्ट आएगा स्मॉल t। समझ गए? पेन का कलर चेंज करते हैं, ये वाला ले लो। इस वाले को कैपिटल T को अपन लिखेंगे प्योर टॉल, ठीक है। इस वाले को क्या लिखेंगे? अब ये भी टोल है लेकिन ये इम्प्योर टोल, और ये भी इम्प्योर टोल है, और ये है प्योर सॉर्ट। ये हमारे रिजल्ट आ गए। अब देखो इसके अंदर, अब हमने जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो लिया था वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो फिनोटाइप रेशियो के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन, जरा बताना मुझे। इधर मैंने आपसे पूछा कि फिनोटाइप रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताओ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो। तो आपने कहा सर ये देखने के बाद में, मैंने कहा ये टोल कितने हैं, तो आपने कहा ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी टोल, प्योर इम्प्योर का कोई लफड़ा नहीं है फिनोटाइप के अंदर। तो टोल है 3 और शॉर्ट है खाली 1, तो ये 3:1 है ना, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप रेशियो आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ में लेके क्रॉस करवा रहे हैं, उसमें फिनोटाइप रेशियो आ जाएगा 3:1। और सेकंड अपन देख रहे हैं वो इधर लिख देता हूं, फिनोटाइप उधर, यहाँ पे लिख देता हूं जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो बताओ जरा मुझे, जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा? मैंने कहा टोल है, शॉर्ट है, उसमें से ये बताओ प्योर टोल कितने हैं? आपने कहा सर एक कंडीशन ऐसी है जो प्योर टोल है। मैंने कहा ओके, फिर बताओ मुझे क्या इम्प्योर टोल भी है क्या? आपने कहा यस, 2 इम्प्योर टोल है, वो मैंने ये लिख दिया। फिर प्योर शॉर्ट है वो 1 है, तो 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप रेशियो आ गया। तो दोनों तरह के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दोनों तरह की कंडीशन का अपन ने जिक्र कर लिया। जीनोटाइप रेशियो भी देख लिया, फिनोटाइप रेशियो भी देख लिया। फिनोटाइप रेशियो आया 3:1 और जीनोटाइप रेशियो आया 1:2:1। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने जो भी पोर्शन पढ़ा उसका आप रिवीजन करेंगे और अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे, फिर हम बाकी का पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।